वक़्फ़ का मतलब है कि रोक देना, अल्लाह के लिए रोक देना उसे, कि वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की हो गई और उसका बाद में ना तो कोई किसी और चीज़ में यूज़ हो सकता है, ना उसे वापस ली जा सकती है, ना उसको विरासत में बाँटा जा सकता है। चैरिटी को बहुत बढ़ावा दिया गया इस्लाम में और चैरिटी के ही थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया कि आप चैरिटी करिए, आप ऐसा काम करिए जिसे आज का एपिसोड एक गुफ्तगू नहीं, एक सोच है। वक़्फ़ एक सिस्टम नहीं, एक अमानत है और इस अमानत में सियासत को इन्वॉल्व होने देना एक ज़ुल्म है। आज के टाइम पे हम वक़्फ़ को देखते हैं तो क्या नज़र आता है? नहीं एक ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इसका इल्लीगल यूज़, ज़मीनों पर कब्ज़ा, इसमें सियासी अमल दख़ल बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको गलत तरीके से लीज़ पर दे देना। देखिए सियासी अमल दखल आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये फ्री नहीं, ये अंडर ऑफ गवर्नमेंट वर्क है। अब हम देखते हैं तो हमें अपने आस-पास ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि वक़्फ़ के कुछ फ़ायदे हुए हैं। देखिए वक़्फ़ के बहुत फ़ायदे हैं। अब आपके सामने हमदर्द लैबोरेटरीज़ है, ये वक़्फ़ है। जामिया हमदर्द है, ये वक़्फ़ है। इतने मदारिस हैं, मस्जिद है, ये आपकी खानकाहें वक़्फ़ है। अब मैं कहता हूँ उस बिल का प्रिंट निकालिए और उस बिल का एक-एक पॉइंट खुद पढ़िए कि अगर मैंने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की हुई है और मैं उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे 5% जो है वक़्फ़ बोर्ड को वक़्फ़ फंड में देना होगा। इससे पहले ये 7% था। 2% और घटा दिया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ ये जो बिल है, ये वक़्फ़ के फ़ेवर में है या अगेंस्ट में? और रेलवे ट्रिब्यूनल का जो केस मतलब जो ऑर्डर होता है, जो फाइनल ऑर्डर होता है, इनकम टैक्स ऑर्डर का भी फाइनल ऑर्डर होता है। लेकिन वक़्फ़ का ऐसा नहीं है। ये तो एक मिथ फैला दिया गया। जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर एक ये भी है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ की डिस्प्यूट है ठीक है, और गवर्नमेंट वर्सेस वक़्फ़ का केस चल रहा है, चल रहा है। तो वो इसमें वक़्फ़ की मानी जाएगी। मान लीजिए कोई मस्जिद है, वो उसपे केस हो गया है कि ये गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ की केस चल रहा है। बिल्कुल। अब इतने वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, ये वक़्फ़ की ज़मीन है। इस पे वक़्फ़ भी दावा कर रहा है, सरकार भी दावा कर रही है। अब सरकार ये अब सरकार ने ये कह दिया कि ये जो है हमारी ज़मीन हो जाएगी और फैसला कौन करेगा? हमारा वो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर। तो यानी गवर्नमेंट जिस अपने ऑफिसर को रख रही है उसी से फैसला कर रही है, तो मैं तो पर्सनल जुडिशल के अगेंस्ट देखिए आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, ये डिस्कशन आपके सामने आज नहीं कल नहीं परसों होगा। लेकिन लोगों को यही नहीं पता है कि वक़्फ़ है क्या? वक़्फ़ है क्या? देखिए ये चीज़ समझ और वो तो खासकर स्टूडेंट्स को भी नहीं अगर पता। काफ़ी मुस्लिम कन्वर्ट होता है, तो वो 5 साल तक कोई चीज़ वक़्फ़ नहीं कर सकता। ये कैसे? अगर आप एक दलित इट इज़ द अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वंडम बिल्कुल। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब दाखिल हुई थी, तो उसमें जब रेवेन्यू निकाला गया वक़्फ़ का तो वो लगभग 2000 करोड़ के लगभग था। लेकिन उसका जो रेवेन्यू आ रहा था वक़्फ़ का 163 करोड़ था। इतना फ़र्क आ रहा था। अब यह सिस्टम इतना करप्टेड हो चुका था और आज भी शायद इतना करप्टेड है। हॉस्पिटल बनवाइए, कोई चैरिटी क्लब बनवाइए, कोई मतलब ज़रूरतमंदों के रहने के लिए कुछ मसला कराइए, कुछ यतीमों के मामले को कुछ डिस्कस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका होस्ट फरमान फ़ारूकी, आप सबका खुशामदीद करता हूँ दीनी टॉक विद फ्रेंड के नेक्स्ट एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक एक ऐसे टॉपिक पर जो दीन से भी जुड़ा हुआ है और साथ-साथ हमारे सामाजिक और सियासत सियासत से भी जुड़ा हुआ है। वक़्फ़, सदका या सियासत। इसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मैंने दावत दी है मेरे अज़ीज़ दोस्त मोहम्मद ज़ैद को। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैद भाई इस टॉपिक पे बातचीत शुरू करने से पहले मैं इस वक़्फ़ के बारे में अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल, बिल्कुल। आसान भाषा में कि वक़्फ़ है क्या? ये ज़रूरी चीज़ है, काफ़ी अच्छा आपने टॉपिक लिया है और आपको बताना चाहिए। जी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि इस्लामिक सिस्टम में एक सदका जारिया का एक कॉन्सेप्ट है कि आदमी के इंसान के मरने के बाद भी उसको सवाब मिलता रहे। उसके लिए कुछ तरीके इस्लाम ने बताए हैं कि आप कुछ ज़मीन अल्लाह के नाम पर कर जाएँ, वो इंसानी फ़ायदे के लिए मदरसा, कॉलेज, स्कूल या किसी भी चीज़ के लिए जो इंसान को फ़ायदा पहुँचाए, वो फिर आपको उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं वक़्फ़ करना। वक़्फ़ का मतलब है कि रोक देना, अल्लाह के लिए रोक देना उसे, कि वो सिर्फ़ अल्लाह के नाम की हो गई और उसका बाद में ना तो कोई किसी और चीज़ में यूज़ हो सकता है, ना उसे वापस ली जा सकती है, ना उसको विरासत में बाँटा जा सकता है। तो इसी सिलसिले में हम बातचीत शुरू करते हैं ज़ैद भाई, जी, 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 कि बताइए। आजकल देखा जा रहा है वक़्फ़ एक सियासत और ख़बरों में बड़ा चर्चा में है। जी, बिल्कुल। हाँ, आपके सामने एक नया बिल आया है तो चर्चा का तो मसला पेश है जी, कि आप लोग क्या करना चाहिए? और ये 2025 का जो बिल है, 24 का बिल है कि क्या इसकी मेंटालिटी है, ये फ़ायदे में है, नुकसान में है? वक़्त को इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, एक बहुत बड़ा मसला है। ये आवाम के सोचने पर डिपेंड करता है, आवाम कितनी इस चीज़ को लेके आगे बढ़ती है और कितने सोच और समझ के साथ अपना काम शुरू करती है। बिल्कुल। अब एक बहुत सारी चीज़ें हैं वक़्त को लेके अगर आप समझें बात के जैसे आपने बताया कि इस्लाम में आप ये खुद देख लीजिए कि नमाज़ एक एक्टिविटी है इस्लामिक। जब ये इस्लामिक स्टेट बन रहा था तो
इससे इस्लाम के पास कुछ नहीं था। मतलब ये मान लीजिए कि इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट होके आ रहे थे, ज़मीन जायदाद से भी उनको बेदखल कर दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा माहौल। तो अब देखिए फाइनेंशियली तो सब कुछ ज़रूरत पड़ती है। एक नया दीन चल रहा था, नया इस्लामिक स्टेट बन रहा था, तो ज़रूरत थी कि इस तरह का काम किया जाए। तो इसीलिए ये बात कही गई, चैरिटी को बहुत बढ़ावा दिया गया इस्लाम में, और हुँ, चैरिटी के ही थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया कि आप चैरिटी करिए, आप ऐसा काम करिए, इसे वक़्फ कर दीजिए। ये वर्ड है वक़ाफ़ा से निकला हुआ। हुँ, वक़ाफ़ा का मतलब ये होता है कि थाम देना, ठहर देना, या हुँ। किसी चीज़ को रोक देना, या आज की तरह से कि अल्लाह की ओनरशिप में किसी चीज़ को दे देना, अपने सद के लिए। अब आप बताइए, इसका आप में कोई आगे कोई सवाल हो आपके ज़हन में? ज़ैद भाई, अब देखा जा रहा है कि इसमें सियासी अमल दखल बहुत हो गया है। अगर हम देखें अब जैसे वक़्फ़ का आज के टाइम पे हम वक़्फ़ को देखते हैं तो क्या नज़र आता है हमें? नहीं। एक हुँ, ये चीज़ें नज़र आती हैं कि इसका इल्लीगल यूज़, ज़मीनों पर कब्ज़ा, इसमें सियासी अमल दखल बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको गलत तरीके से लीज़ पर दे देना। देखिए, सियासी अमल दखल तो आपके ये तो आप कहिए, मैं मतलब ये गलत वर्ड है आप जो ये इस्तेमाल कर रहे ये चीज़ समझता हूँ कि सदका ना रहकर ही क्या क्या बन गया है? हैं। ये लगता है अगर आप ये समझें कि वक़्फ़ एक प्राइवेट बॉडी है, आप बताइए वक़्फ़ नहीं है प्राइवेट बॉडी? वक़्फ़ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट से थ्रू चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये समझिए कि वक़्फ़ ऐसा है कि फलाँ कर दिया, आपको और मेरे घर का मसला नहीं है। कोई भी चीज़ अगर वक़्फ़ कर दी गई है, उसके बाद भी उसके जो जितने भी पैनल होते हैं, या आपने जितना कहा केसेज़ वगैरह, ये सब गवर्नमेंट के अंडर देखे जाते हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को समझती है। लीज़ पर देने की आप बहुत एक मशहूर मसला है लीज़ का, तो ख़ैर ये आप ही मान लिया कि वो लीग पर कि लीज़ का देने का मसला है। लेकिन आप ये समझिए कि उसमें एक बहुत बड़ा इश्यू है। कहीं न कहीं जो हमारे ये वक्फ बोर्ड मेंबर हैं, ये फ्री नहीं है। आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये फ्री नहीं, ये अंडर ऑफ गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ही इन्हें बनाया है। चाहे उसमें जो राष्ट्रीय जज बना दिए हों, या और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मुस्लिम, मतलब ये मान लीजिए कि मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट जो है, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि दिस पर्सन हैव अ मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट, इसको आप इस चीज़ में रखिए। और देखिए, ये प्रॉपर्टी का जो मसला है, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अगर आप इसे इस्लामिक उससे हिसाब से देखें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको इसको देखना पड़ेगा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। आपकी ज़मीन है, आपकी मर्ज़ी है, आप उसे आग लगाइए, फेंकिए, करिए, किसी को दीजिए, बेचिए, नहीं बेचिए, आपका मसला है। ये आपकी ओनरशिप का। अब जब ओनरशिप में ही आप इस बिल में ही देखिएगा कि आपकी ओनरशिप में ही दखल-अंदाज़ी की जा रही है। आपकी ओनरशिप में दखल-अंदाज़ी हुई। ओनरशिप में क्या दखल-अंदाज़ी? ये देखिए, सबसे बड़ी दखल-अंदाज़ी ये है कि अगर मैं कोई शख़्स चाहे, कोई कन्वर्टेड मुस्लिम, या कोई भी एक तरह से उसमें मुस्लिम लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेस वो बन जाएगा इश्यू अगर इस बारे में बात करेंगे तो, कि वो अपनी ज़मीन वक़्फ़ नहीं कर सकता। अच्छा। 5 साल तक, जब तक वो फिज़िकल एक्टिविटी है अपनी कुछ भी, फिर 10 साल तक आप ये कह दीजिएगा कि निकाह नहीं कर सकता, 15 साल तक बच्चे नहीं कर सकता। तो ये कौन-सा तरीका है? ये बहुत लीगल और बेकार चीज़ है जिसे मुझे लेकिन लगा। अब हम देखते हैं तो हमें अपने आस-पास ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि वक़्फ़ के कुछ फ़ायदे हुए हैं। देखिए, वक़्त के बहुत फ़ायदे हैं। आप ये मान के चलिए, मैं आपको एक चीज़, एक बहुत बहुत चलिए आप इस बात को छोड़ दीजिए। इब्न बतूता के दौर का एक आपको वक़्त का फ़ायदा बताता हूँ। मतलब वो दौर ऐसा है, जब ये चिमनी की प्लेटें नई-नई शुरू हुई थी। हुँ, उस दौर में चिमनी की प्लेट ऐसा हुआ करता था, मान लीजिए कि जो ढाबे पर लोग काम किया करते थे, उनके साथ ये सीन होता था कि जो चिमनी की प्लेट उनसे टूट जाया करती थी, तो भाई साहब उन्हें सज़ा मिला करती थी, मारा करते थे वो ढाबे के ओनर्स, हुँ। या वो रेस्टोरेंट्स के ओनर एक तरह से। तो उस दौर में चिमनी की प्लेट का वक़्फ़ हुआ है कि आपके जितने भी मसले, चिमनी की प्लेट टूट जाती है, आप फलाँ बता दीजिए और मैं इसके पैसे दे दूँगा। अच्छा। तो अब आपके सामने हमदर्द लैबोरेटरीज़ है, ये वक़्फ़ है। जामिया हमदर्द है, ये वक़्फ़ है। इतने मदारिस हैं, मस्जिद हैं, ये आपकी खानकाहें वक़्फ़ हैं। अब आप ये मान लीजिए, देखिए, एक सबसे बड़ा मसला जो इसमें सरकार ने पिन पॉइंट लिया है, या गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो थोड़ा पिन पॉइंट ये है कि ऑरल वक़्फ़ को चैलेंज करना चाहते हैं। देखिए, अब हर चीज़ का अपोज़ हम करें, ये भी अच्छा नहीं, ये भी बेहतर नहीं। मैं कहता हूँ, आज से, आज की तारीख से, आज जो डेट है आप बिल लेके आ रहे हैं, आज से ये कह दीजिए कि आज से एक भी चीज़ ऑरल वक़्फ़ नहीं होगी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और आप ये कह दें कि जो 100 साल पहले वक़्फ़ हो गया ऑरल वक़्फ़, वो आज मैं थोड़ा-सा नहीं मानूँगा। व्यूअर्स को समझाओ ओरल वक़्फ़ क्या है? ओरल वक़्फ़ ये है कि ये जो पहले ये होता था कि पेपर्स वर्क तो नहीं होते थे। इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है, वैसे भी हमारा देश पेपर वर्क में बहुत वीक है। ओरल वक़्फ़ ये होता है कि मुँह से कह देना कि ये मैं अपनी ज़मीन वक़्फ़ कर रहा हूँ। क्योंकि पहले लोग इतने बेइत्मीनान नहीं थे जितने अब हैं। ये आपको मान लेना होगा। पहले लोग जो बात कहा करते थे वो हक़ होती थी, झूठ नहीं बोला करते, फ़रेब नहीं किया करते थे। तो ये कहते कि जी वक़्फ़ हो गई, तो वक़्फ़ हो जाती थी, उसके लिए काम में इस्तेमाल होती थी। अब ये कह देना जी, मैंने अभी एक बहुत समझदार शख़्स को ये कहते सुना कि जी ये कह देना कि जी कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये मैंने ओरली कबूल कर रहा हूँ। लेकिन अब आपके नीचे निकाहनामा पे साइन भी तो हो रहा है ना। कुछ चीज़ों में अब चेंज लाना बेहतर है। ये ओरली वफ़्क़ का कॉन्सेप्ट अगर सरकार अब ख़त्म करती है, तो कोई बात नहीं है, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, ना होना चाहिए आपको। आप इसे एक्सेप्ट करिए। हुँ, लेकिन ये कह देना कि जी वो 100 साल पहले जो वक़्फ़ हुई थी,
अब उसका भी सबूत लाइए जी ओरली है, मैं नहीं मानूँ, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। कोई भी चीज़ 100% सही या गलत नहीं होती। देखिए, आपको इसे समझना होगा कि बिल गलत है या सही, ये एक बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ उस बिल का प्रिंट निकालिए और उस बिल का एक-एक पॉइंट खुद पढ़िए। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ। उस बिल में एक पॉइंट लिखा हुआ है, जो मतलब क्या सोच-समझ के डाला गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। सरकार ये चाहती है कि वक़्फ़ की हर चीज़ों में इज़ाफ़ा हो। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इज़ाफ़ा हो, अच्छा चले, वक़्फ़ बोर्ड का जो पैनल है, उसे सही किया जाए। लेकिन उसमें एक लॉ डाला गया है कि अगर मैंने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की हुई है और मैं उससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे 5% जो है वक़्फ़ बोर्ड को, वक़्फ़ फंड में देना होगा। इससे पहले ये 7% था, 2% और घटा दिया। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये जो बिल है, ये वक़्फ़ के फ़ेवर में है या अगेंस्ट में? ये मेरा कंफ्यूजन कैसे सर, सुधार होगा? अगर फंड में पैसा नहीं जाएगा तो बॉडी काम कैसे करेगी? कैसे काम, सैलरी कैसे वो लोग, इसमें बिल्कुल। चेयरमैन जो है। अभी तो और लोगों की ज़रूरत है हमें इस बोर्ड को सुधारने के लिए। अच्छा, मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ये मेरी ज़मीन है जी, और मैंने इसे वक़्फ़ कर दी है। जी। इसमें एक मुतवल्ली को रख दिया गया। रख दिया गया है, बिल्कुल। अब आप चेयरमैन हैं और मुतवल्ली है। आपने इसे मिलकर लीज़ पे दे दी दे दिए, बिल्कुल। और सर्किल रेट चल रहा है ₹2000 पर मंथ, आपने दे दिए ₹1 पे। ठीक है। अब इससे क्या ये क्या चल रहा है? नहीं, असल में देखिए इसका सबसे बड़ा मसला है सर्किल रेट हो चाहे वहाँ कुछ भी है, ये तय किया जाता है ना सर्किल रेट। ये सर्किल रेट तय किया जाता है और ना गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का वक़्फ़ है, गवर्नमेंट ने अपनी बॉडी बनाई हुई है, गवर्नमेंट अपना स्ट्रक्चर इस चीज़ को लेके आते हैं इस बिल में आप, इस बिल को ले आते हैं कि हम क्या देखिए करें, सर, हम रीशेड्यूल करेंगे। इसमें करप्शन बड़े लेवल का है। देखिए करप्शन तो हर चीज़ में है, मौजूदा गवर्नमेंट में करप्शन है और इससे पहले वाली गवर्नमेंट, मतलब ये करप्शन की तो आपको मैं क्या बताऊँ, जिनका अपोज़ करते हैं, अगले साल उनसे टाई अप कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं। तो करप्शन तो देखिए कहाँ नहीं है, क करप्शन तो पीएम केयर फंड में है। तो अब आप कहेंगे जी करप्शन, करप्शन किस चीज़ में नहीं? आप ये मान के चलिए कि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में आप कहते हैं, आपका हर आदमी ये बात कहता है जी ट्रिब्यूनल की वज़ह से ना ये करप्शन है। ये आप ये समझते हैं कि मतलब जो मुसलमान ऐसा है जिससे ज़्यादा नॉलेज मतलब नहीं चाहता कि मैं इज़ाफ़ा करूँ। इस हमारे देश में 80 ट्रिब्यूनल है। रेलवे का अलग ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स का अलग ट्रिब्यूनल है और रेलवे ट्रिब्यूनल का जो केस मतलब जो ऑर्डर होता है, जो फाइनल ऑर्डर होता है। इनकम टैक्स ऑर्डर का भी फाइनल ऑर्डर होता है, लेकिन वक़्फ़ का ऐसा नहीं है। ये तो एक मिथ फैला दिया गया। आपने सुना होगा कि वक़्फ़ ट्रिब्यूनल का जो लास्ट मतलब ऑर्डर होता है, फाइनल होता है, नहीं है। झूठ है ये। ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा नहीं होता और यहाँ तक बताऊँ आपको कि आप उसको हाई कोर्ट में रिव्यू कर सकते हो या नहीं, अगर कोई पार्टी नहीं बनती, खुद हाई कोर्ट भी वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के उस ऑर्डर्स को खुद भी पर्सनली ऑन अफेयर रिव्यू कर सकता है। और मैं आपको बता देता हूँ अभी हिंदू अमेंडमेंट बोर्ड के, कर्नाटक अमेंडमेंट बोर्ड में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इसमें जो भी हमारे मतलब हिंदूज़ लॉ हैं, इनके मतलब मैं कहता हूँ कि अब देखिए अब हिंदू की परिभाषा मतलब अगर आप बात करना चाहेंगे कि हिंदू, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हिंदू की जो परिभाषा है उसके अंदर ना जैन आते हैं, ना बुद्ध आते हैं, ना सिख आते हैं। ये तीनों माइनॉरिटीज़ हैं और आप इस केस को वक़्फ़ को अगर कहें कि ये माइनॉरिटीज़ का इश्यू है, मैं कहूँगा ये माइनॉरिटीज़ नहीं, ये हमारा रिलीजियस इश्यू है, हमारे रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ इश्यू है। आप इसे माइनॉरिटीज़ अफेयर्स में मत जोड़िए, ना उस जगह लेकर जाइए। तो उस बुनियाद पे अगर आप ये बात समझें कि जो हिंदू बोर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जिन सब बोर्ड्स का जो कमिश्नर ऑफिसर है, जो सरकार ने जनरल कमिश्नर ऑफिसर उसका जो ऑर्डर होता है वो लास्ट ऑर्डर होता है, जबकि वफ़्क़ का ऐसा नहीं है। ये वहाँ है, यहाँ नहीं। और अगर सरकार ये चाहती है, मैं आपको खुद एक बात बता दूँ, गवर्नमेंट ये चाहती है कि वक़्फ़ में सुधार हो या ये जो बिल है ये सही है, तो एक काम कर लें, कर्नाटक बोर्ड में, केरल बोर्ड में, ये हिंदू टेम्पल एंडोमेंट बोर्ड के जितने भी बोर्ड हैं, इसमें इस पूरे बिल की पॉलिसी को अप्लाई कर दें, वक़्फ़ की जगह सिर्फ़ उस बोर्ड का नाम आ जाए हिंदू टेम्पल का। बाबा रामदेव की तरह भागते हुए दिखाई देंगे, जैसे वो भागे थे। तो ये एक बात समझ लीजिए कि ये सरकार ने बनाया है वक़्फ़ के फ़ायदे के लिए और जो इसके पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो हैं अगेंस्ट में। नॉन बेलेबल चीज़ को बेलेबल कर देते हैं। तो ये तो रास्ता दिया है ना। ये मतलब ये समझना चाहिए हमेशा सरकार ये समझती है कि हम जो बिल बना रहे हैं बहुत अच्छा है। अपोज़िशन का काम है उसका अपोज़ करना, वो अपोज़ करता है। मैं कहता हूँ हम अपोज़ भी नहीं करते 100%। आप इसको एज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर लेकर चलिए, अपने हार्ट में एक जगह दीजिए और ये बात चलिए कि हमें इसमें जो अमेंडमेंट कराना होगा वो अमेंडमेंट कराइए। एक अमेंडमेंट बहुत अच्छा है, मैं आपको बताऊँ कि मुतवल्ली जो है वो 1 साल तक अगर अच्छा ना काम नहीं करता, अच्छा ऑडिट नहीं देता, डिटेल नहीं देता, हम उसे हटा देंगे। तो ये आप इसका एप्रिशिएट करिए कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मियाँ शख्स जो अगर कुछ केस करके आता है तो ये हम जो नॉन बेलेबल था इसे बेलेबल कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक जो अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर एक ये भी है कि मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पर वक़्फ़ की डिस्प्यूट है जी, क्या? और गवर्नमेंट वर्सेस वक़्फ़ का केस चल रहा है, चल रहा है। तो वो इतने वक़्फ़ की मानी जाएगी। मान लीजिए कोई मस्जिद है, वो उस पे केस हो गया है कि ये गवर्नमेंट की है, वक़्फ़ केस चल रहा है। बिल्कुल। अब इतने वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हाँ, जब तक बताइए। और केस है आपको पता ही है यहाँ पे कितने लंबे चल। बिल्कुल, बिल्कुल, अब बिल्कुल। कल को गवर्नमेंट कहने लगी तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, चलिए इस पे ताला। केस इतने लंबे हैं, सिविल कोर्ट ये कहता है कि अगर हम
अब जितने हमारे पास केस आ गए हैं, अगर इसको हम इसी तरह सुनते हैं तो 286 साल लगेंगे हमें इन्हें पूरा करने में। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको हमारा जो संविधान है, आपको उसको फ्रंट रो लेके चलना होगा। क्योंकि एक जो बिल है, ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी और अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ही इसमें ये डली है। अब ये मान लीजिए जैसे कि आपने अभी बात कही कि इसमें जो होता है कि सरकार की प्रॉपर्टी, अब आप एक बात बताइए, ये वक़्फ़ की ज़मीन है, इस पे वक़्फ़ भी दावा कर रहा है, सरकार भी दावा कर रही है। अब सरकार ये अब सरकार ने ये कह दिया कि ये जो है हमारी ज़मीन हो जाएगी और फैसला कौन करेगा? हमारा वो ऑफ़िसर, गवर्नमेंट ऑफ़िसर। तो यानी गवर्नमेंट जिस अपने ऑफ़िसर को रख रही है, उसी से फैसला करवाए, तो ये तो पर्सनल जुडिशल के अगेंस्ट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है ये चीज़, कि यू डोंट ओन बी ओन योर जस्टिस। तो आप कैसे कर सकते हैं ऐसा, कि अपने ही केस में अपने ही आदमी को, अपना ही जज, अपना ये क्या है, ये कौन-सा तरीका है भाई? ये कैसे हो पाएगा? सही बात है। अ, मतलब ये मुझे सोच के ताज्जुब होता है कि ये हो कैसे रहा है? मतलब लोग इसे, मतलब इसमें इतने, मैं मानता हूँ आपने अच्छा बिल बनाया होगा, लेकिन कुछ कमियाँ में अमेंडमेंट करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। आप इस पे ईगो पे मत लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद लिखने के बाद भी इसमें अमेंडमेंट हुए हैं। हुँ। ये चीज़ हमें अच्छी लगी, हमने ऐड की है जो हाँ, कि 1995 में जब अमेंडमेंट हुआ तो मौजूदा सरकार भी पूरे कुछ समर्थन समझ में थी। ठीक है, चलिए, वो एक पर्सनल इश्यू था, वो एक पर्सनल इश्यू था। अब खैर वो तो सियासी देखिए, उसमें तो हम बेहतर ये है कि हम सियासत से दूर रहें। अच्छा, हाँ, इस चीज़ को लेके। लेकिन हाँ, ये समझ रहे हैं कि हाँ, वक़्त में सुधार, देखिए सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से सरकार सुधार चाहती है, ये सुधार करने का और बिगाड़ का नज़रिया है। ऐसे कैसे सुधार हो पाएगा? मतलब एक से एक ये नहीं समझ में आता कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता कहाँ से है, इन लोगों के पास, समझ में नहीं आता बातचीत के डिस्कस। मैं इतना चाहता हूँ कि एक वो नौजवान जो आज कॉलेजेस में पढ़ रहा है, जो ये सोचता है कि वक़्त के इस मसले से कोई इस देखिए, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, ये डिस्कशन आपके सामने आज नहीं कल, कल नहीं परसों होगा। हुँ। ये भी डिस्कशन हो जाएगा तो आपको इतनी नॉलेज हो कि आप मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता है कि वक़्फ़ है क्या? वक़्त है क्या? देखिए, ये चीज़ समझ, और वो तो खासकर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता। वो तो ये समझ रहे हैं कि वो जो जद्दी साहब थे, जिनके पास प्रॉपर्टी दबाई हुई थी, उन्होंने वक़्त की, ये तो उनका मसला है। इसका मस्जिदों से कोई लेना-देना नहीं। इस इन्वॉल्वमेंट भी नहीं देख रहे हैं अ, पब्लिक का ज़्यादा। देखिए, ये तो उसके लिए देखिए सम लिटरेसी ज़रूरी है। समझा नहीं है, समझाया नहीं गया है। ये देखिए, समझाया तो जब जाएगा जब आप किसी चीज़ को सीरियस लेंगे। अब आप ये चाहें कि मैं पढ़ने जाऊँ और आप स्कूल जाए ना और टीचर सब समझाए, तो उसमें आपकी गलती थोड़ी, मतलब टीचर की गलती थोड़ी है, आपकी गलती। जब आप उस चीज़ को आप आज तक आप ये देख लीजिएगा कि जो नौजवान कौम है, उसने आज तक ये वक़्फ बिल टाइप करके डाउनलोड तक नहीं किया होगा और इसका एक-एक सेशन ऑन कन्वर्ट करके हिंदी में पढ़ना है, सब में मौजूद है। थोड़ा भी नहीं होगा अब तो इसमें एक अमेंडमेंट ये भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट अगर आप ये बात करें कि बहुत अच्छी बात है। पंजाब बोर्ड में इससे पहले वुमेन्स थी, आपके लोकल बोर्ड्स में इससे पहले वुमेन्स थी। अब ये कहते हैं ना कि जी 2 वुमेन कंपल्सरी है तो 3 तो हो नहीं सकती। 2 को कंपल्सरी कर दिया आपने, यानी 3 के लिए गुंजाइश नहीं, पहले 3 हो सकती थी। चलिए, मैं कहता हूँ अगर लिबरलाइज़ेशन पे इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, चलिए बहुत अच्छी बात आपने की है, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, रख लीजिए आप 2 वुमेन। लेकिन ये कह देना कि जी अगर कोई कन्वर्टेड आदमी कोई अगर नॉन मुस्लिम कन्वर्ट होता है, तो वो 5 साल तक कोई चीज़ वक़्फ़ नहीं कर सकता। ये कैसे? अगर आप एक दलित, इट इज़ द अगर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वंडम बिल्कुल, अगर एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर कोई दलित है, वो दलित अगर आज मतलब इस्लाम की सलाहियत को देख के, कुछ भी देख के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, जो उसका अपना मज़हब है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका जो रिज़र्वेशन है शेड्यूल कास्ट का, वो उसी दिन से खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मुसलमान नहीं हो पाएगा, 5 साल तक तो धर्महीन हो गया वो, हुँ, हुँ। उसका कोई धर्म ही नहीं रहा। ये कैसा जस्टिस है? अगर घर वापसी का ज़माना चल रहा है, अगर कोई हिंदू भी हो जाता है, मैं कहता हूँ आज के बोलो, तो वो ये कहे जी मैं तो निकाह पढ़वाऊँगा, फेरे नहीं लूँगा। अरे ये कैसी बात हुई भाई? तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह की हो गई। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड में भी सुधार की ज़रूरत है, बिल में भी सुधार की ज़रूरत हुँ, है। हुँ। आप न्यूट्रल होके चलिए। देखिए, समझदारी बहुत ज़रूरी होती है। कुछ समझदारी ना करके हमने इससे पहले बहुत नुकसान उठा लिया। इसका बेहतर तरीका हो कि आप समझदारी के साथ आगे बढ़ें और इस चीज़ को समझें कि वक्फ कोई फलाँ दिगारी साहब का मसला नहीं है, फलाँ उस शख्स का ना मसला एक नहीं है। वो वक्फ जो है ये आपका और हमारे और अल्लाह के बीच का मसला सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब दाखिल हुई थी, तो उसमें जब रेवेन्यू निकाला गया वक़्फ़ का तो लगभग 2000 करोड़ के लगभग था। लेकिन उसका जो रेवेन्यू आ रहा था वक़्फ़ का 163 करोड़ था। इतना फ़र्क आ रहा था। अब यार सिस्टम इतना करप्टेड हो चुका था और आज भी शायद इतना करप्टेड है। है। बिल्कुल, आज भी करप्टेड है और जब भी करप्टेड था और करप्टेड रहेगा। अच्छा तो ज़िम्मेदार कौन? देखिए, क्या ज़िम्मेदार उस टाइम के उलेमा और ये कोई सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं था कि जब ये ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह किसके साथ आप करप्शन कर रहे हैं? अल्लाह की ज़मीन का खिलवाड़। देखिए, मैं आपको एक बात मैंने एक अच्छे पॉलिटिशियन के मुँह से सुना है, पढ़ा तो नहीं है इस बारे में, कि एक बहुत बड़े शख्स हैं मुंबई के, जिनको घर पे अक्सर विवाद चलता रहता है, कि इनके घर जो है वो उसमें है कि ये वक़्फ़ की ज़मीन में है। और उसकी एक रिपोर्ट उनके मुँह से मैंने सुनी, उन्होंने कहा कि जब ये बेची जाने लगी उसे, मुतवल्ली साहब से ज़बरदस्ती वो मामला हुआ कि भाई क्या हुआ, ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा मैं, मुतवल्ली साहब बेचने लगे, तो ये हुआ कि वहाँ के जो वक़्फ़ सीईओ थे, जो चीफ़ थे, उन्होंने लेटर लिखा कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है साहब,
आप इसे वो मत करिए, एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरे दिन मियाँ साहब का ट्रांसफ़र कर दिया गया, सरकार गए। अच्छा। अब आप बताइए, हुँ। तो करप्ट कौन है? वो लेटर लिखने वाला या वो जिसने वो उसका ट्रांसफ़र किया? हाँ, गवर्नमेंट दे देखिए, ये प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, आपको ही समझना होगा। सरकार जब चाहेगी उसकी उस ज़मीन को इस्तेमाल, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। आप बैकडोर से मत इस्तेमाल, आप माँग लीजिए ना, इससे पहले नहीं लिया आपने, ली है, लीज़ पर लेते हैं। लीज़ पर लीजिए, लेकिन किराया तय करिए। अब आप इसका डिजिटलाइज़ेशन करिए, अब आप हुँ, इसका किराया तय करिए आज के सर्किल रेट के हिसाब से। सही बात। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो चाहेंगे जी ₹1 महीने पे ले लेंगे, ₹120 साल पे हमारी ज़मीनें चढ़ी हुई हैं, कोई तरीका है ये? इससे रेवेन्यू जनरेट होगा? ये तरीका मतलब तो ज़िम्मेदारी तो मुतवल्ली की और चेयरमैन की भी तो बैठती है। देखिए बैठती है, उनका काम है रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो करके दे रहे हैं। अब बिना मुतवल्ली के साइन के आपको लीज़ पे कैसे दे देंगे? बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए उनसे भी बड़े ऑफ़िसर हैं, चीफ़ ऑफ ऑफ़िसर हैं, तो कहीं न कहीं आप ये मान के चलिएगा कि इसमें जो है वो जॉब पैनल है, हाँ, चेन चेन लिंक है। देखिए अब आप नहीं कर सकते इस चीज़ के अगेंस्ट। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में जिसमें इन चीज़ों को फ़ॉलो किया गया है या समझा गया है या आया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को फ़ॉलो करके अब देखिए इसमें बहुत सारे मैं चाहता हूँ कि हर एक शख़्स उस बिल को पढ़े, चाहे वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, डज़ नॉट मैटर। आप इस बात से बिल्कुल अलग हो जाइए और इस चीज़ को बस इस बुनियाद पर समझिए कि इससे वक़्त का फ़ायदा है या नुकसान। बहुत से लोग तो सिर्फ़ इसी वजह से फ़ेवर में हैं कि वो एज़ अ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जबकि उन्हें वक़्त से मिलेगा भी कुछ नहीं। उनका कोई हिस्सा नहीं है वक़्त में, ना वो चाहते हैं, ना उन्हें कोई इंटरेस्ट है, ना उन्हें कोई नॉलेज है। एक बहुत समझदार आदमी को अभी एक हमारे यहाँ का द न्यूज़ नेटवर्क करके एक चैनल है, वो बार-बार एक उनकी आपस में वक़्त को लेके किसी से पॉलिटिकल आदमी से बहस हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि साहब जो ये है ना, ये संसद से पास हुआ है, मानना तो सबको पड़ेगा। संसद से पास हुआ, मानना तो सबको। अब मैं सोच रहा हूँ ये मियाँ क्या हो गया इन्हें? जो 1995 है वो क्या आपके और मेरे घर से पास हुआ था? ये बताइए आप मुझे। जब वो संसद से पास हुआ, आपने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, 2013 में पास हुआ। ये बात 2013 में सरकार ने 123 मौजूदा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने 123 जो मतलब गवर्नमेंट के साथ क्लैश था, उस चीज़ को लेके 123 ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो दे दी थी वक्फ बोर्ड को और 2014 में वो वापस ले ली गई। तो ये तो गवर्नमेंट प्रेशर की बात है ना, देखिए आपके सामने दे दी भी गई और वापस भी ले ली गई। तो कैसे आप कह देंगे कि इसमें जी मुफल्ला मुतवल्ली की गलती थी? और मौजूदा गवर्नमेंट ने सिर्फ़ 10 साल में 21 करोड़ रुपए देखिए वक़्फ़ कित बोर्ड को क्या दिए हैं। मतलब 21 करोड़ रुपए, अभी चंदा चला जाता है इतना तो वैसे यार। हुँ, इतना म्युनिसिपल आपके यहाँ की म्युनिसिपल बॉडी का 38 करोड़ रुपए का सीन है। जी। कितने आदमी हैं आपके? आपके कस्बे में चलती है आपकी? और ये पूरे देश का बोर्ड पूरे देश के सेंट्रल बोर्ड में 21 करोड़ रुपए जा रहे हैं। बहुत अच्छा ज़ैद भाई स्टेट लेवल पे अगर हम चेंज लाना चाहें वक्फ बोर्ड के अंदर क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि बेनिफिशियल हो, इस लैंड का कुछ देखिए, बेनिफिट पहुँचे आम आदमी को? ज़्यादातर ये कोशिश कर देनी चाहिए कि उसमें जो हो कोई अच्छा आदमी जाए। आप यहाँ के स्टेट बोर्ड जो चीफ हैं वो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो किस तरह के हैं, बाकी वो बहुत सारे कुछ सुधार कर सकते हैं। और जो सरकार ये बार-बार कह रही है, मौजूदा गवर्नमेंट जो बार-बार कह रही है कि हम गरीबों के लिए एक वो लेके आ रहे हैं, इसमें मुसलमानों को ठगा जा रहा है, गरीब मुसलमान के लिए, लेकिन उनका एक ज़िक्र तक नहीं करते हैं। ना ये बात कहते हैं कि गरीब मुसलमानों के लिए हमने इसमें एक पॉइंट दिखा दीजिए ना आप उस बिल में और आप उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड में सुधार के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी ये थी कि जो हमारे स्टेट बोर्ड मेंबर हैं, वो ज़रा जब आप रखे जाएँ, जब कुछ हो तो एक मशवरा हो और ये बात तय हो कि अगर इसमें देखिए आप इलेक्टोरल का तो मसला नहीं रख सकते कि आप इसमें इलेक्शन कराएँ या इस तरह की बात कराएँ और ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो इसका आसान तरीका यही होगा कि जब भी ये हो तो आप कम से कम अपने वक्फ बोर्ड मेंबर से जाके मिलिए तो। उनसे काम करवाने की कोशिश करिए। आप ये कहेंगे कि जी नहीं रखा जा सकता, फलाँ नहीं हो सकता। ये जो होगा वो तो होगा लेकिन कम से कम अपने स्टेट बोर्ड मेंबर के पास तो जाइए, साहब ये काम कैसे हो पाएगा? आप ये कैसे करेंगे? आप ये कैसे हल करेंगे? ठीक है, उस पे आप मंदिर, मस्जिद जो भी एक हज़ार मसले हैं आप डिस्कस करेंगे, ये एक बड़ा इश्यू हो जाएगा, आप उस पे हॉस्पिटल बनवाइए, कोई चैरिटी क्लब बनवाइए, कोई मतलब ज़रूरतमंदों के रहने के लिए कुछ मसला कराइए, कुछ यतीमों के मामले को कुछ डिस्कस करिए, तो कम से कम अवेयर होंगे तो शायद उनके लिए कुछ आसान हो करना या वो कुछ करें, तो ही आसान है वरना नहीं। और आप ये सोचिए ये तो सब हवाबाज़ी है, ना तो किसी ने कुछ किया, ना कोई कुछ करेगा। गवर्नमेंट अच्छा, से तो आप ये मत उम्मीद टर्म बड़ी यूज़ की जा रही है वक्फ बाय यूज़र। अच्छा वक़्फ़ बाय यूज़र का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए वक़्फ़ बाय यूज़र जब अप्लाई होता है, जब ओनर राज़ी हो, मैं आपको ये कहता हूँ कि आपकी एक ज़मीन है, उस ज़मीन पर मेरे घर के सामने हम घर के सामने रहते हैं, बराबर में आपकी ज़मीन पड़ी है, मैं उस ज़मीन पर फूल लगा देता हूँ। उस ज़मीन पर बगीचा बना देता हूँ, बाग बना देता हूँ, आपको मेरे उससे कोई ऐतराज़ नहीं। वक़्फ़ बाय यूज़र जब अप्लाई होता है, जब ओनर जो है, जो उस ज़मीन का ओनर है, उसे कोई ऐतराज़ नहीं। अब जब 50 साल हो जाते हैं मुझे ये काम करते हुए, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई फलाँ ओनर को इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो ये ज़मीन मेरी होनी चाहिए। तो जब इस पे वक़्फ़ का काम हो रहा है, कोई इस्लामिक रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, अगले को ऐतराज़ नहीं था, तो वो ऑटोमैटिकली वक़्फ़ हो जाता है।
जैसे बाबरी मस्जिद का ही मामला। बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आप देख लीजिए। मीर बाबा का एक पूरा सा ये 1862 का एक मसला इन्हें जाहिर करना था कि वहाँ नमाज होती थी या नहीं होती थी। इन्होंने 1000 पॉइंट रखे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगे वैल्यूएबल। ठीक है, वो उसका अपना मसला है, लेकिन नहीं साबित हो पाया। और वक्फ बोर्ड के पूरे मतलब पूरा वक्फ का जो है 20 पन्नों का एक वो है, आपने इतना फायदा भी उठा लिया, राजनीति का आपने अपने मजबूत कर लिया इस मुद्दे को लेकर, और आप ये कह रहे हैं कि आज वक्फ भी कुछ नहीं है, हम उसे यकीन कर दें। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो कोई तरीका ना, इस तरीका बेहतर हुआ। अगर आपको सुधार लाना था, तो आप इसके जो आपने ये 10 साल में 15 11 साल में 21 करोड़ रुपए दिए, इन्हें 221 करिए। आप स्टेट बोर्ड में मेंबर्स बढ़ाइए, आप सर्वे डबल करवाइए ना। ये जो केस ये पेंडिंग पड़े हुए हैं ना ट्रिब्यूनल में, आप इन्हें सुधरवाइए। आप कहिए कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए। ये तभी तो सुधार होगा, ऐसे थोड़ा ही हो पाएगा। सही बात है। आज का एपिसोड एक गुफ्तगू नहीं, एक सोच है। वक़्फ़ एक सिस्टम नहीं, एक अमानत है और इस अमानत में सियासत को इन्वॉल्व होने देना एक ज़ुल्म है। तो इसी के साथ में हम इस टॉपिक को आज यहीं रोकते हैं। आप भी अपने नज़रियात पेश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा। ज़्यादा शेयर करिएगा कि लोग भी इल्म हासिल कर सकें कि वक़्फ़ क्या है और अवेयर हो सकें। और कम्युनिटी में ट्रांसपेरेंसी आ सके कि अवेयर होंगे तो ट्रांसपेरेंसी आएगी जिससे कि वो ज़्यादा कुछ सवाल भी उठा पाएँगे। चलिए हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।